नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में इस बार एनडीए पर 6 का गणित भारी पड़ने वाला है। वैसे तो एनडीए के 5 दल हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 दल हैं, ये 5 पांडवों के समान हैं जो इस बार बिहार की सत्ता पर दोबारा लौटेंगे, ऐसा दावा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन 5 की ताकत पर अब 6 का आंकड़ा भारी पड़ने जा रहा है। और ये 6 का आंकड़ा है पासवान वोटों का। जी हाँ, रामविलास पासवान जो कि दलितों के बड़े नेता थे, पासवान समुदाय के बड़े नेता, और बिहार में ये दूसरी बार है जब रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चुनाव हो रहे हैं। पहली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, जब रामविलास पासवान जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था, एनडीए के साथ वो नहीं थे, और इसका नुकसान उठाना पड़ा था एनडीए को भी और नीतीश कुमार को खास तौर पर। लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बनकर एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन अब उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्होंने अलग राह अपना ली है और उनका अब ये कहना है कि वो महागठबंधन में जाएंगे। और ये जो 6% वोट है, पासवान वोट, ये अकेले के दम पर सरकार नहीं बनेगी, ये तो जानते हैं, लेकिन ये किंग मेकर की भूमिका, या ये कह लें कि जिसके पाले में ये 6% वोट चले जाएंगे उसका जीतना तय हो जाएगा। लेकिन अभी ना एनडीए ना महागठबंधन दोनों इस स्थिति में नहीं है कि वो ये कह सकें कि ये पूरे 6% वोट हमारे साथ हैं। एक तरफ पशुपति पारस, वो रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान, उनका ये मानना है कि वो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वो उनके बेटे भी हैं और रामविलास जी की जो विरासत है उसको बढ़ाने का हक उन्हीं का है। लेकिन 5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, और जब चिराग पासवान उनको अपने पिता की मृत्यु के बाद वो एक तरह से अकेले पड़ गए थे। और 2022 का वो तो सबको याद ही होगा, जब चिराग पासवान को उनके जो बंगला, यानी जो रामविलास जी को मिला हुआ बंगला था 12 जनपद, वहां से चिराग पासवान को किस तरह बेदखल किया गया था, कैसे पूरा सामान उनके घर का सड़क पर निकाल दिया गया था, और उसमें रामविलास पासवान की तस्वीर भी थी। तो वो दृश्य जो है, न शायद चिराग पासवान भूले होंगे, न पासवान वोटर भूले होंगे। और इसके बाद अब चिराग पासवान एनडीए में साथ हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक मैं और किसी गठबंधन में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और जो भी मसले थे 2020 के, वो सारे खत्म हो चुके हैं। और ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो संवादहीनता थी वो अब खत्म हो गई है, जो हमारे मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं, और अब हम लोग एक साथ हैं। लेकिन चिराग पासवान के इस दावे से क्या पासवान वोटर उन पर भरोसा करेगा, और पूरा का पूरा वोट जो है 6% वोट, क्या वो एनडीए में शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल पहले सुन लेते हैं कि चिराग पासवान ने अभी क्या कुछ कहा। सबके साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा, संभव है ये। और इस बात को मैं पहले ही बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक मेरे लिए किसी भी वैकल्पिक गठबंधन की सोच रखना भी संभव नहीं है। ऐसा होता तो 2020 में जब मैं गठबंधन से अलग हुआ था तो मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में जाता, संभवतः मेरा प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बेहतर रहता और बिहार में हम लोग एक मजबूत स्थिति में होते। पर उस वक्त भी मैंने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया, ना कि किसी गठबंधन का, वैकल्पिक गठबंधन का हिस्सा बनना। ऐसे में जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, उनके परिवार को हमेशा मैंने अपना परिवार माना है। लालू जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं, राबड़ी जी मेरी माँ है, इस बात को हमेशा मैंने स्वीकार किया है। ऐसे में वो परिस्थिति जहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, ये भी भारत के लोकतंत्र की उन खूब तस्वीरों में से है जहाँ पक्ष विपक्ष सब एकजुट होकर हमारे शहीद और उनके परिवारों के लिए खड़ा है। जहाँ वो भी उस शहीद परिवार से ही मिलने गए थे जिन्होंने अपनों को खोया, वहीं उस कार्यक्रम में मैं भी पहुँचा था उनसे मुलाकात करने के लिए। और ऐसे में वहाँ पे मेरी तेजस्वी जी से मुलाकात हुई। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसके कोई और मायने निकालने की जरूरत है। तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जब तक उनके प्रधानमंत्री हैं, यानी वो जैसे बिल्कुल भक्त की तरह ही बात कर रहे हैं कि मेरे राम और मैं उनका हनुमान, और मैं इस गठबंधन में बना रहूंगा, और मेरी फितरत में नहीं है कि मैं इधर उधर जाऊं। तो वो अपनी जो एक लॉयल्टी, जो अपनी वफादारी है एनडीए के प्रति, वो उसको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये भी कहा, जो सीट शेयरिंग को लेकर
जो मसला है एनडीए के बीच, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में भी कोई बात नहीं बन पाई, इसलिए अब मोदी जब आ रहे हैं 29 तारीख को बिहार, तो वो पटना में एक रात रुकेंगे ताकि वो इस मसले को सुलझा सकें, ऐसी खबरें हैं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद भी नहीं है और जो भी बातें हैं वो हम सब दल मिलकर एक साथ सुलझा लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बता भी देंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, एक बार इसको भी सुन लेते हैं। इतना आसान होता, सरल होता तो ये आंकड़े आप सबके पास होते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है, गाहे बगाहे जो आंकड़े मेरे पास नहीं है वो भी आंकड़े आप सब चला ही देते हैं न्यूज़ चैनल पे। रोज़ मैं अपनी नई दावेदारी गठबंधन के भीतर सुनता ही रहता हूँ, बट मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पे पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले सुलझने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद एक साथ तमाम दल, हम पांचों दल एक साथ आकर इसके ऊपर प्रेस वार्ता करके ना सिर्फ आपको सीटों की संख्या की जानकारी देंगे बल्कि सीटों के चयन के बारे में भी ये जानकारी साझा की जाएगी। तो चिराग पासवान इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। अब तक का जो हाल है वो तो यही दिख रहा है कि चिराग पासवान की पूरी वफादारी और उनकी जो पार्टी है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ, मोदी के साथ खड़ी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई है या नहीं ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस बीच पशुपति पारस, उनकी भी अपनी दावेदारी है। 2020 में तो उन्होंने चुनाव अलग नहीं लड़ा और वो उस समय मोदी जी के साथ थे, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें मोदी जी ने जिस तरह एनडीए में पशुपति पारस को किनारे कर लिया और चिराग पासवान को अपनी तरफ मिला लिया, उसके बाद पशुपति पारस भी बहुत आहत हुए और अब वो महागठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं। और उनका ये भी दावा है कि बिहार को मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि रामविलास जी तो केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन बिहार में जो उनका जनाधार था, उनकी पार्टी का जो काम था, वो एक तरह से पूरा का पूरा पशुपति पारस की जिम्मे था, इसलिए वो यहाँ पर दावेदारी को स्वाभाविक मानते हैं। और वो पासवान को बाहरी या विदेशी भी बोलते हैं, जबकि चिराग पासवान इस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लेकर बढ़ रहे हैं और उनका ये कि मेरे पिता ने केंद्र की राजनीति की, लेकिन मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। अगर मेरी पार्टी, और वो ये कह भी रहे हैं कि मेरी पार्टी भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं और पार्टी मंजूरी देगी तो मैं बिहार में आऊंगा, यानी वो विधानसभा चुनाव लड़न बना चुके हैं। तो ये चिराग पासवान का अपना एक अलग गणित बन रहा है यहाँ। लेकिन पशुपति पारस की जो दावेदारी है, बिहार में उनकी जो पकड़ है, वो चिराग पासवान के मुकाबले कमजोर है या ज्यादा ताकतवर है, ये इस विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत जो है एक तरह से साबित कर दी। 5 सीटें और पांचों के पांचों उन्होंने जीत ली। तो ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने बिहार में अपनी पैठ बना ली है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव था। विधानसभा चुनाव में भी क्या यही स्थिति रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए यहाँ पर वो 6% वोट जो है, उनका गणित जो है, वो पूरा राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक गणित जो एक सत्ता का गणित है, उसको बनता और बिगाड़ता दोनों दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो 2022 की जिस घटना का मैं जिक्र कर रही थी और उस समय चिराग पासवान के जो बोल थे, अभी आपने तो सुना कि चिराग पासवान किस तरह प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से समर्पित खुद को बता रहे हैं, लेकिन उस समय जब उनको घर से निकाला गया था तो क्या कुछ कहा था चिराग पासवान ने, कैसे वो आहत हुए थे, कैसे उन्होंने कहा था कि ये मेरे साथ धोखा है, क्या कुछ कहा था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो चिराग पासवान ने कहा था कि वो 12 जनपथ स्थित बंगला खाली करने के लिए तैयार थे। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनका परिवार अब इसका हकदार नहीं था, लेकिन ये जिस तरह किया गया वह गलत था। घर में लगी बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की फोटो फेंकने से उन्हें तकलीफ हुई। लॉकडाउन के दौरान चिराग कहते हैं घर से प्रवासियों को सड़क पर देखते थे और उनकी चिंता करते थे। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री को फोन किया। घर जाने का मुझे बुरा नहीं लगा, ये किसी न किसी दिन चला जाता, लेकिन ये जिस तरह से किया गया उससे मुझे आपत्ति है। आगे चिराग पासवान कहते हैं, जो कुछ सरकार का है वह स्थायी नहीं हो सकता और उस पर दावा करने के बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। मैं भाग्यशाली था कि इतने सालों तक यहाँ रहा। मेरे पिता ने यहाँ एक लंबी पारी खेली। यह घर व्यावहारिक रूप से सामाजिक न्याय आंदोलन का जन्म स्थान था। बंगला खाली करने की समय सीमा 30 मार्च 2022 थी। मैं एक दिन पहले जाने के लिए तैयार था। और चिराग पासवान कहते हैं कि मैं जा रहा था
मुझे नहीं पता था मुझे घर छोड़ने से क्यों रोका गया और आश्वासन दिया गया उन्होंने, लेकिन अब मेरे पिता की फोटो फेंकी गई, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो फेंकी गई, लोहिया जी और जयप्रकाश जी जैसे महापुरुषों की तस्वीरें घर के कोने कोने में थी, उन्हें जिस तरह से सड़क पर फेंका गया, मुझे उससे दिक्कत है। ऐसा करके आपने जिसे पद्म भूषण दिया था उसकी स्मृति का अपमान किया। मैं पिछले 1.5 साल से अपने रास्ते पर चल रहा हूं। अगर आपसी सम्मान न हो तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं। उन्होंने पहले मेरे घर परिवार को विभाजित किया, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से फिर बाहर निकाल किया, लेकिन मैं एक शेर का बेटा हूं। मैं अपने बिहारी फर्स्ट मिशन के लिए काम करता रहूंगा और अधिक स्पष्टता के साथ काम करूंगा। तो ये पूरा चिराग पासवान ने उस समय कहा था। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे घर से निकाला, परिवार से निकाला, पार्टी तोड़ी, तो ये हमला एक तरह से उनके अपने चाचा पर भी था और अपने राम पर भी था, यानी मोदी जी पर भी था, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन में सम्मान ना हो तो रहने का कोई मतलब नहीं, और गठबंधन जाहिर है बीजेपी से ही था तो निशाना मोदी पर था। लेकिन अब चिराग पासवान जो है उनके सुर बदल गए हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं गठबंधन में बना रहूंगा। तो यही सियासत है। इसी तरह यहाँ पर लोग इतने जल्दी पलटी मारते हैं, हालांकि इसमें भी नीतीश कुमार को अब तक कोई मात नहीं दे पाया है। बहरहाल देखना होगा कि चिराग पासवान ये काम कर पाते हैं कि नहीं। आपको बता दूं कि रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी जुलाई में, माफ कीजिए 8 अक्टूबर 2020 को, और उसके बाद से ही 2021 को ही चिराग पासवान को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया था। और जब उन्होंने घर खाली नहीं किया तो 2022 में सारा सामान सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया। लेकिन ये जो 12 जनपद है ये टाइप 8 बंगला है, केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित होता है, और तब पशुपति पारस मंत्री बन चुके थे, तो ये बंगला जो है रामविलास जी का उनको ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इसको नहीं लिया। तो इसके बाद अश्विनी वैष्णव को ये बंगला दिया गया है। चिराग पासवान जो अब मंत्री हैं उनको अब एक सुनहरी बाग का जो बंगला है वो उनको अलॉट किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि 5 सुनहरी बाग का जो बंगला है वो राहुल गांधी को मिला है। तो राहुल गांधी और चिराग पासवान पड़ोसी हैं। हालांकि राहुल अभी अपनी मां के साथ 10 जनपद में ही रहते हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी 10 जनपद में थी या राहुल गांधी 10 जनपद में, तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान वहां भी उनके पड़ोसी थे और अब सुनहरी बाग में भी वो पड़ोसी बन गए हैं। तो ये पड़ोसी बनने का सिलसिला जनपद से लेकर सुनहरी बाग तक चल रहा है। हालांकि गठबंधन में अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दोनों साथ हैं। एक वक्त था जब सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान को अपने साथ किया था, और तब रामविलास पासवान यूपीए सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन जब वो एनडीए में गए तो तब से चिराग पासवान ने एनडीए को जो पकड़ा है तो 2020 के चुनाव में छोड़ा था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर पशुपति पारस की जो पार्टी है उसका भी एक दावा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका ये कहना है कि हम महागठबंधन में जाएंगे और इसके लिए हम जल्दी ही सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान, चिराग के चचेरे भाई, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। तो प्रिंस राज पासवान कहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है, कई बैठकें भी हुई, बहुत जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा। ये फैसला प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम कर साथियों के साथ बैठक करने के बाद लिया जा रहा है। एनडीए की सरकार में राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, प्रदेश की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने में जुटी है। तो साफ है कि एनडीए में दरार का फायदा इस बार महागठबंधन उठाएगा। पिछले बार जब एनडीए में, माफ कीजिए, जब लोक जनशक्ति पार्टी में दरार पड़ी तो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, लेकिन इस बार बीजेपी को फायदा नहीं होगा, बल्कि जो वोट इधर से उधर खिसकेंगे उसका नुकसान उसको हो जाएगा और नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा। और ऐसे में फायदे में रहेगी महागठबंधन, क्योंकि पशुपति पारस जो हैं वो अब उसके साथ जाने की पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से ऐलान हो ही चुका है, क्योंकि अब तक केवल कयास लग रहे थे कि वो किस ओर जाएंगे, लेकिन अब उनका जाना महागठबंधन की तरफ तय हो गया है। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि 6% पासवान वोट जो है उसका कुछ हिस्सा अब महागठबंधन को भी मिलेगा, और जब एक दलित समुदाय आएगा तो बाकी दलित संवर्ग जो हैं
उनका भी वोट इस तरह से शिफ्ट हो सकता है। तो ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बीजेपी, इन सब के लिए, और जीतन राम मांझी, इन सब के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। उधर एनडीए का एक और दल है जो अहम दल है, जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें भी अब दरार दिख रही है। और ये दरार अभी तेजस्वी यादव के एक उनके मुलाकात हुई डॉक्टर संजय सिंह से, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, और उनसे मुलाकात होने के बाद ये माना जा रहा है कि जेडीयू में भी अब दरार पड़ रही है। आपको बता दूं कि खगड़िया से पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद सिंह की श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी यादव शामिल होने पहुंचे थे, और रामानंद सिंह के ही बेटे हैं डॉक्टर संजीव सिंह, जो कि जेडीयू से विधायक हैं, जबकि उनके जो दूसरे बेटे हैं राजीव कुमार, वो कांग्रेस से एमएलसी हैं। दोनों बेटे दोनों अलग अलग पार्टियों में, लेकिन डॉक्टर संजीव जो बने हुए तो जेडीयू में हैं, लेकिन वो अक्सर अपने बयानों से अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जेडीयू की, और उसमें अशोक चौधरी को महासचिव बनाया गया था, राष्ट्रीय महासचिव, तो डॉक्टर संजीव ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था, और उन्होंने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे लोगों को पार्टी गिफ्ट क्यों देती है। इसके पहले विदेश में जो उनके शराब पीते हुए बातों को शेयर करके डॉक्टर संजीव ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि एक तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और वहीं दूसरी तरफ कोई मंत्री जाकर विदेश में शराब पार्टी कर रहा है। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो डॉक्टर संजीव जो हैं वो बार बार अशोक चौधरी पर जिस तरह से निशाना साधते हैं, और अशोक चौधरी बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार के लिए फिर से ये उलझन है कि वो अपने दो करीबियों में से किसको साथ रखेंगे और किसको अलग करेंगे। और अगर डॉक्टर संजीव चले जाते हैं महागठबंधन की तरफ और जेडीयू टूटती है, तो इसका भी नुकसान न केवल नीतीश कुमार को होगा बल्कि बीजेपी को भी होगा, क्योंकि जब भी किसी गठबंधन के घटक दल में दरार पड़ती है तो दूसरे खेमे में यह संदेश जाता है, उसके लिए उसकी मजबूती का संदेश जाता है जनता के बीच, और जनता ये देखती है कि यह गठबंधन जो अपने घटक दलों को संभाल कर नहीं रख पा रहा, वो किस तरह से पूरे राज्य को संभालेगा। तो बिहार में इस समय बड़ी उथल पुथल जो मची हुई है, उसका एक बड़ा कारण ये जो 6% पासवान वोट, जिस तरह से चिराग पासवान बार बार दावेदारी कर रहे हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात भी कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के वफादार भी बने हुए हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान की ये जो राजनीति है, दूसरी तरफ उनके चाचा जो राजनीति में कम से कम उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं, और बिहार में उनकी पकड़ शायद चिराग पासवान से कहीं ज्यादा है, वो अब महागठबंधन की तरफ आ चुके हैं। तो देखना होगा कि एनडीए के दलों में ये जो दरार पड़ चुकी है, उसका कैसा फायदा महागठबंधन को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।